हेलो बच्चों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने 4th यूनिट पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिक संबंध, और इसके अंदर अपने ऊष्मागतिक विभव जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और सबसे पहला ऊष्मागतिक विभव आंतरिक ऊर्जा अपने व्युत्पन्न कर चुके हैं। आंतरिक ऊर्जा की बात अपने कर चुके हैं, और इससे अपने जो समीकरण प्राप्त हुई थी वो क्या थी? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण थी। आज अपने जो पढ़ेंगे वो दूसरे ऊष्मागतिक विभव के बारे में पढ़ेंगे, और वो अपने पास में है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। ठीक है, आपके पास में जो नया विभव है वो क्या है? हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा है, और इसे लिखा जाता है कैपिटल एफ से। किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से इसे लिखते हैं। आगे अपने इसकी बात करते हैं। तो देखिए, आपके पास में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq बराबर du प्लस dw होता है, और वहाँ से du किसके बराबर होता है? dq माइनस dw के। तो du जो है किसके बराबर है? TdS माइनस के PdV के बराबर है। किसके बराबर है? du बराबर TdS माइनस का PdV। ठीक है, और ये जो PdV है ये अपने पास में क्या है? किया गया कार्य है। अब देखिए आगे अपने अब अगर अपने बात करें कि अपने निकाय जो है वो क्या कर रहा है? वातावरण के साथ में ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। यानी अपने पास में जो निकाय है वो क्या कर रहा है? वातावरण के साथ में ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है। अगर ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है और ऊष्मा का आदान प्रदान करके ताप को क्या रख रहा है? नियत रख रहा है। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत के अंदर आप लोगों ने जब कार्बन चक्र पढ़ा था तो वहाँ अपने पढ़ा था समतापी प्रक्रम के बारे में और रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में। तो जब अपने समतापी प्रक्रम पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने देखा था कि पिस्टन क्या कर रहा था? बाहर की ओर गति कर रहा था। उसमें उसे जब उसके ताप में जब परिवर्तन आता है तो बाहर से ऊष्मा आकर के उसे क्या कर देती है? ताप को फिर से बनाए रखती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब संपीड़न किया जाता है तब जब ताप में परिवर्तन होता है तो ऊष्मा क्या चली जाती है? बाहर चली जाती है, परंतु अपना प्रक्रम जो है उसका ताप क्या रहता है? समान रहता है। इसी प्रकार की बात अगर अपने यहाँ लागू करें कि ऊष्मा का आदान प्रदान करके निकाय अगर क्या करता है? अपने ताप को संतुलित रखता है, समान बनाए रखता है, समतापी बनाए रखता है, तो du जो है उसे क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो TS माइनस का PdV। इसे इस साइड ले आए तो du माइनस का TS बराबर माइनस का PdV, और इसे लिख सकते हो u माइनस TS बराबर माइनस का PdV या माइनस का dw लिख सकते हो इसे dw। और ये जो है इसी को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। ये जो u माइनस TS है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। ठीक है, ये जो आपके पास में F है, इस F को क्या कहा जाता है? इस F को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। ठीक है, और अगर अपने आगे इसकी बात करें तो F तो आपके पास में क्या आ जाता है? F आ जाता है u माइनस का TS। ये क्या है? हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा है। अब अपने क्या करते हैं? अब अपने इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर आपके पास में जो F है इसकी समीकरण क्या बनती है? ये बनता है DF। क्या बनता है? DF। और ये जो आपके पास में u है इसे क्या लिख देंगे? du लिख देंगे, और माइनस का ये TS जो है इसे लिखेंगे TdS माइनस का SDT। क्या लिखेंगे? DF बराबर du माइनस का TdS माइनस का SDT। और du जो है du समीकरण 1 से आपके पास में du का मान है, वो मान अगर रखें तो DF बराबर समीकरण 1 से मान TdS माइनस का PdV माइनस का TdS माइनस का SDT। TdS से TdS निरस्त, और DF जो है वो किसके बराबर? वो माइनस के PdV माइनस के SDT के बराबर आ जाता है। यानी अपना DF जो है वो किसके बराबर आ जाता है? DF बराबर आ जाता है माइनस के PdV और माइनस के SDT के बराबर, माइनस के PdV और माइनस के SDT के बराबर आ जाता है। यानी F जो है
यहाँ से f जो है वो फलन है किसका, t और v का, किसका, t का और v का। अब अपने f जो है ये कैपिटल F है, ये स्मॉल f है, ध्यान रखना है इस बात का। अब जो अपने पास में f है इसका अपने क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। अगर आंशिक अवकलन करते हैं इसका तो देखिए अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में इस f का आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक बार तो करना है आपको t के सापेक्ष। यहाँ जिसका भी ये फलन बन रहा है ना उसके सापेक्ष करना है। f इक्वल क्या है, फलन किसका है, t और v का है, ठीक है। तो पहले तो किसके सापेक्ष कर दिया, t के सापेक्ष, और v को क्या रखा, नियत रखा। फिर क्या करोगे, फिर आप लोग इसका v के सापेक्ष कर दोगे और t को क्या रखोगे, नियत रखोगे। तो अपने लिखेंगे ये जो समीकरण है इसका करना है आपको। तो आप लोग देखिए t इसकी बात कर रहा है, तो इस टर्म के अंदर अगर आप लोग t को रखते हो नियत, t को क्या रखते हो, सॉरी v को नियत रखना है, बाहर जो लिखा गया है उसे नियत रखना है। तो यहाँ बाहर कौन लिखा गया है, v लिखा गया है, तो इस v को अपने क्या रखेंगे, नियत रखेंगे। v को नियत रखेंगे तो p क्या है, यहाँ पर पहले से ही नियत है, तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगी और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। t के सापेक्ष करना है तो t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का s बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का s। और आगे देखें तो इसी समीकरण का v के सापेक्ष करना है। v के सापेक्ष अगर किया जाए तो आप लोग देखिए यहाँ से v के सापेक्ष करना है, t को कांस्टेंट रखना है, तो ये टर्म तो यहाँ से हट जाएगी 0। यहाँ देखिए v के सापेक्ष करना है तो dv यहाँ से नहीं आएगा, कौन आएगा, सिर्फ माइनस का p आएगा। तो इसका आंशिक अवकलन माइनस का s और माइनस का p होता है, माइनस का s और माइनस का p होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इसका आंशिक अवकलन करना है। या फिर से मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो मैंने कल आपको बताया था कि आप लोग रफ में क्या करके देखना, इसे लिखना f माइनस का pv माइनस का st। क्या लिखा आपने, f माइनस का pv माइनस का st। क्यों लिखा, क्योंकि ऐसी कोई ना कोई समीकरण आपके पास में रही होगी, ऐसी ही समीकरण का आपने क्या किया होगा, अवकलन किया होगा। जब आपने ऐसी समीकरण का अवकलन किया होगा तब आपके पास में ये मान बचा है। देखिए ऐसी समीकरण के बाद में ऐसी समीकरण आ सकती है, परंतु ज़रूरी क्या है, p और s जो है, p और s जो है इन्हें क्या रखो आप लोग, अवकलन से बाहर रखो। और अवकलन से बाहर किसको रखते हैं, अपने जो नियत होता है उसको लिखते हैं। ये सिर्फ एक तरीका है याद रखने का, s और p को अपने कांस्टेंट मान करके बाहर रखना है। अब देखिए, अब इस समीकरण का आप लोग क्या कर दो, जैसा यहाँ लिखा गया है वैसे आप आंशिक अवकलन कर दो। जैसे v को कांस्टेंट मानो, t के सापेक्ष करो। ये देखिए p तो पहली बार है, ये पहले ही बार है तो ये तो पहले ही कांस्टेंट है, v को कांस्टेंट मान लिया है तो इस टर्म का तो यहाँ कोई काम नहीं है, ये टर्म होती है यहाँ से 0। और किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है। तो t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे या अवकलन करोगे तो t का तो 1, और ये क्या है, बाहर लिखा हुआ है कांस्टेंट है तो माइनस का s। आगे बढ़े, अपने लिखा है डेल f बटा डेल v और बाहर t लिखा हुआ है, यानी यहाँ इस टर्म की अगर बात करें तो t को अपने माना नियत, t को क्या मानना है, नियत, t को नियत माना। देखिए s पहले से ही नियत माना हुआ है तो s t वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी। और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो v के कीजिए, v का 1 और माइनस का p यहाँ पर बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अवकलन को सोल्व कर सकते हो। आगे देखिए, आगे अगर अपने बात करें इसकी f की, तो f अपने पास में क्या है, एक यथातथ अवकल समीकरण है। f क्या है, एक यथातथ अवकल है, यथातथ अवकल। यथातथ अवकल होने का मतलब है कि ये जिन दो का फलन है, जैसे ये t और v का है, तो आप चाहे पहले इसका t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और फिर v के करो, या पहले v के सापेक्ष करो और बाद में किसके करो, t के करो, तो इससे यथातथ अवकल जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पहले किसके सापेक्ष किया आपने, f का t के, और फिर किसके किया, v के, पहले t के और फिर किसके, v के, या उल्टा कर सकते हो, पहले कर दीजिए v के और फिर कर दीजिए t के, ठीक है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा तो किसी के भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे इसके सापेक्ष करो या इसके करो, फ़र्क पड़ता है। आंशिक अवकलन की बात कर रहे हैं, आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x² प्लस y² प्लस z², अगर मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका
पहले x के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो x के सापेक्ष अगर मैं इसका आंशिक अवकलन करूँगा ना, तो आपको पता है कि x को छोड़ करके बाकी टर्म क्या हो जाती है, यहाँ से 0 हो जाती है। ठीक है, तो बाकी टर्म 0 हो जाती है और एक्स स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पर जिसका आंशिक अवकलन होना है। तो इससे फ़र्क पड़ता है कि आप लोग पहले किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो, क्योंकि आंशिक अवकलन में बची हुई टर्म जो है वो 0 हो जाती है। परंतु यथा तथा अवकल जो होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे पहले टी के करते या वी के करते, वो क्या रहता, सेम रहता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने, मान रखते हैं किसका, मान रखते हैं अपने डेल एफ बटा डेल टी का। डेल एफ बटा डेल टी का क्या है, माइनस का एस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का एस बराबर डेल बटा डेल टी, और डेल एफ बटा डेल वी का मान क्या है, माइनस का पी है, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस का पी। यहाँ लिखा जाएगा माइनस का डेल बटा डेल वी और एस, और यहाँ लिखा जाएगा माइनस का डेल पी और डेल टी, और यहाँ टी लिखा जाएगा और यहाँ v लिखा जाएगा। देखिए t और v का फलन है, अगर v के सापेक्ष कर रहे हो तो t कांस्टेंट, t के सापेक्ष कर रहे हो तो v कांस्टेंट, और माइनस दोनों तरफ आ रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा डेल एस बटा डेल वी और t डेल पी बटा डेल टी और v। ये आपके पास में द्वितीय ऊष्मागतिक संबंध है। ये जो समीकरण है ये क्या है, द्वितीय ऊष्मागतिक संबंध है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मैक्सवेल का द्वितीय संबंध या मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। देखिए ये मैक्सवेल की चारों समीकरणें अपने व्युत्पन्न करेंगे। ये समीकरणें जो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आप लोग पढ़ते हैं वो समीकरणें नहीं है, ये ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल की 4 समीकरणें हैं। तो पहली समीकरण अपने व्युत्पन्न कर लिए, ये जो समीकरण आई है ये अपने पास में क्या है, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। डेल एस बटा डेल वी और टी कॉन्स्टेंट है, डेल पी बटा डेल टी, वी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अपने पास में मैक्सवेल का द्वितीय संबंध या द्वितीय समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। आपको इसके अंदर एक तो ये फलन जो बन रहे हैं, इन सभी फलनों को आप लोगों को याद रखना है, इसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इन दोनों को आप ज़रूर याद रखोगे, आई बात समझे। और फिर उसके बाद में जो मैक्सवेल समीकरण आती है इसे भी आपको याद रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपने, तीसरा आता है कुल ऊष्मा या अपने जिसे बोलते हैं एंथैल्पी। तो अपने एंथैल्पी की बात करनी है। तीसरा टॉपिक आता है अपने इसमें कुल ऊष्मा या अपने जिसे बोलते हैं एंथैल्पी। अपना टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी या कुल ऊर्जा या कुल ऊष्मा, कुल ऊष्मा। और एंथैल्पी को लिखा जाता है H से। किससे लिखा जाता है, H से लिखा जाता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है H इक्वल U प्लस का पी वी। क्या होता है, H इक्वल U प्लस पी वी। H इक्वल U प्लस पी वी। आप लोग अगर याद रखना चाहो ना तो इसे उस समीकरण से याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ कोई रूल नहीं है ऐसा। ये आपके पास में समीकरण है, तो सबसे पहले तो आपने इसे लिखा था पीछे वाले में तो ये, और आपने लिख दिया था u माइनस टी एस जो किसके बराबर था, f के बराबर था। अब आप क्या करो, इसे लिखो माइनस का पी वी, ये दूसरी साइड जाएगा तो u प्लस का पी वी, और इसे लिखा जाता है h। ठीक है, तो u प्लस पी वी को तो h लिखा जाएगा और u माइनस टी एस को क्या लिखा जाएगा, f लिखा जाएगा। फिर अपने जो गिब्स भी वो आएगा उसकी भी बात करेंगे। तो h किसके बराबर है, u प्लस पी वी के बराबर है। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अगर अपने इसका अवकलन करें तो h की जगह डी एच, u की जगह डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, और डी एच बराबर डी यू की बात करनी है तो ये टी डी एस माइनस का
PdV और प्लस PdV प्लस का VdP, ये यहाँ से निरस्त, और DS किसके बराबर, TdS और प्लस के VdP के बराबर, यानी H जो है किसका फलन है, S और P का फलन है। ये आपको यहाँ से रखना है याद कि F जो है वो किसका फलन है, S और P का फलन है। और ऊपर वाली लाइन में देख सकते हो TdS प्लस VdP यहाँ पर अपने लिखा गया है, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में अगर 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप लोगों को प्रथम नियम को काम में लेना है, द्वितीय नियम को काम में लेना है, और du बराबर TdS माइनस PdV ये आपको दर्शाना है सबसे पहले तो, ठीक है। du का मान सीधा नहीं रखना है, अपने बार बार नहीं लिख रहा है इसलिए सीधा लिख दिया। सबसे पहले आपको du का मान ये बताना है कि TdS माइनस PdV कहाँ से आया है, उसके बाद में यहाँ पर ये मान लिखोगे और इसका फलन बनाओगे। अब वही सारी बातें इसके लिए भी करते हैं कि ये जो h है, इस h का अपने अगर आंशिक अवकलन किया जाए, क्या किया जाए, आंशिक अवकलन किया जाए, किसके सापेक्ष किया जाए, s के सापेक्ष किया जाए, p को कांस्टेंट रखकर, p के सापेक्ष किया जाए, किसको कांस्टेंट रखकर, s को कांस्टेंट रखकर। एक बार तो आप लोग p को कांस्टेंट रखोगे और दूसरी बार क्या रखोगे, s को कांस्टेंट रखोगे, और मान जो है वो यहाँ से प्राप्त करोगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जब अपने h का आंशिक अवकलन कर रहे हैं और p को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहाँ से v तो पहली बार है, p को भी आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, तो ये हट जाएगा यहाँ से, और s के सापेक्ष करना है तो ये तो आएगा नहीं, तो क्या बचेगा, t बचेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब गुणांक बनाओगे तो बाद में ds आएगा। और यहाँ से देखो s कांस्टेंट रखो, s कांस्टेंट रखो, तो इन दोनों को तो हटा दोगे यहाँ से, यहाँ देखो p के सापेक्ष करना है, तो यहाँ क्या बचेगा, v बचेगा, t v जो है इनके आंशिक अवकलन आएंगे। या फिर आप उसी तरीके से देखो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि रफ में लिखना h और TS और प्लस का VP, ऐसी समीकरण इससे पहले रही होगी तभी तो ये है। और उस समीकरण की क्या खास बात थी कि उसमें t को और v को माना गया था नियत, तभी तो ऐसा बना है, वरना तो समाकलन से अवकलन से बाहर आते नहीं। t और v को क्या माना गया था, नियत। तो आपको यहाँ क्या करना है, p को नियत रखना है, p को नियत रखो, v पहले से नियत है तो नहीं आएगा, s के सापेक्ष करना है तो s का तो एक क्या बचा, t। यहाँ देखा आपने, s को नियत मानो, s को नियत मान लिया, t पहले से नियत है इसे छोड़ा, p के सापेक्ष कर रहे हैं तो p का होता है 1 और v बच जाता है जो लिखा गया यहाँ, ठीक है। तो आपके पास में ये बनता है इसका आंशिक अवकलन। देखिए आगे, अब अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं h की। h अपने पास में क्या है, एक यथातथ अवकल है। h क्या है, एक यथातथ अवकल है। यहाँ भी लिखोगे कि h क्या है, एक यथातथ अवकल है। अगर h अपने पास में एक यथातथ अवकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कि आप लोग पहले इसका आंशिक अवकलन s के सापेक्ष कर रहे हो और बाद में p के सापेक्ष कर रहे हो, या पहले s के सापेक्ष करते हो और बाद में क्या करते हो, p के सापेक्ष करते हो। तो दोनों में से कैसे ही कर सकते हो आप लोग। और अगर ऐसा है तो आप लोग फिर मान रखो किसके, एक तो इसका डेल एच अपॉन डेल एस का, डेल एच अपॉन डेल एस का मान कितना है, t, तो यहाँ सिर्फ लिखा जाएगा t, और यहाँ डेल बटा डेल एस मान लिखना है डेल एच अपॉन डेल p का, और क्या, v। और लिख सकते हो आप लोग डेल t बटा डेल p, किसको कांस्टेंट, s को कांस्टेंट, डेल v बटा डेल s, किसको कांस्टेंट, p को कांस्टेंट। तो ये आपके पास में क्या आ जाती है, ये आपके पास में तीसरी मैक्सवेल समीकरण आ जाती है, डेल t बटा डेल p s और डेल v बटा डेल s p। ये है आपके पास में मैक्सवेल का तृतीय संबंध या तृतीय ऊष्मागतिक संबंध। इसे या तो बोल सकते हो तृतीय ऊष्मागतिक संबंध, या बोल सकते हो तृतीय मैक्सवेल संबंध या तृतीय मैक्सवेल समीकरण, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ जाती है, तीसरी मैक्सवेल की
समीकरण आ जाती है। तो ये आप लोग तीसरी मैक्सवेल की समीकरण याद रखोगे और इसके साथ साथ आप लोग इस फलन को भी क्या रखोगे, याद रखोगे। देखिए इस फलन को और इसकी तुलना करके देखना, ये लिखा गया है एस और पी, यहाँ देखिए एस और पी, फिर यहाँ पी यहाँ एस, ठीक है। अगर फलन याद है तो लगभग आप लोग समीकरण बना सकते हो। अब पी और एस तो आ चुके हैं, तो टी और वी बचते हैं जो ऊपर लिखे गए हैं इसके, ठीक है। देखिए आगे, अब अपने बिल्कुल चौथा आता है गिब्स वीबो, और वो क्या होता है देखिए, कैपिटल जी से अपने उसे लिखते हैं। चौथा है गिब्स वीबो, और किससे लिखा जाता है, कैपिटल जी से। इसे कैपिटल जी से लिखा जाता है और गिब्स वीबो अपने इसे कहते हैं। और एक दो बातें इसमें और देख सकते हो आप लोग। देखिए अपने गिब्स वीबो का जो सूत्र होता है वो होता है G इक्वल H माइनस का टी एस। गिब्स वीबो का सूत्र होता है G इक्वल H माइनस का टी एस, और H का सूत्र हमने थोड़ी देर पहले लिखा था U प्लस का पी वी। देखिए G को लिखा है H माइनस टी एस और H को लिखा गया है U प्लस पी वी, ठीक है। ये आपके पास में एंथैल्पी है। और इससे पहले अपने क्या लिखा था, इससे पहले अपने लिखा था जो आपके पास में एलम वोल्टेज मुक्त ऊर्जा थी, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था F बराबर U माइनस का टी एस, ठीक है। तीनों सूत्र आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि अगर ये तीनों सूत्र ही याद नहीं है तो ये टॉपिक आपका आगे चलेगा ही नहीं। ये तो क्या है, गिब्स वीबो, और ये क्या है, हेलम वोल्टेज मुक्त ऊर्जा है H जो इसमें, ये लिखा जाएगा G बराबर U प्लस का पीवी और माइनस का टी एस। U प्लस का पीवी और माइनस का टी एस अपने इसे लिख देंगे। अब अपने क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, ये बनेगा डी जी बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। देखना डी जी बराबर डी यू प्लस पी डी वी और प्लस वी डी पी, माइनस का टी डी एस और माइनस का एस डी टी, माइनस का टी डी एस और माइनस का एस टी डी। अपने लिखेंगे डी जी बराबर डी यू का मान टी डी एस माइनस पी डी वी, डी यू का मान टी डी एस माइनस का पी डी वी। टी डी एस लिखा है डी क्यू की जगह, और पी डी वी जो अपने लिखा है ये लिखा है डी डब्ल्यू की जगह। एक तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आया है और एक कार्य से आया है, डी डब्ल्यू इक्वल पी डी वी, जैसा आपने तीसरी यूनिट के शुरुआत में पढ़ा था। इन सबको लिखता हूँ, पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी। देखिए ये टी डी एस प्लस का, ये टी डी एस माइनस का, ये वी डी पी प्लस का पी डी वी और ये पी डी वी माइनस, ये माइनस का और ये प्लस का। आपके पास में बचते हैं सिर्फ ये दो, डी जी बराबर एक तो बचता है वी डी पी, एक बचता है एस डी टी। आपके पास में सिर्फ दो बचे हैं, एक तो बचा है वी डी पी और एक बचा है माइनस का एस डी टी, ठीक है। ये दो बचे हैं और यहाँ से पता चलता है आपको कि जी जो है वो है फलन किसका, पी का और टी का, पी और टी का, तभी तो इन्हें इसके अंदर लिखा है, बाकी दोनों को अपने बाहर लिखा है। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, पी और टी जो है वो लिख दिया। अब अपने क्या करना है, अब अपने पास में जो जी है, इस जी का आप लोगों को आंशिक अवकलन करना है। और आंशिक अवकलन से देखिए अपने पास में क्या क्या आता है। यहाँ से आपके पास में क्या है, जी है, तो आंशिक अवकलन करना है जी का, किसके सापेक्ष करना है, एक तो पी के, और किसे कांस्टेंट रखते हुए, टी को, और एक करना है टी के सापेक्ष किसे कांस्टेंट रखते हुए, पी को कांस्टेंट रखते हुए। यहाँ देखिए पी और टी है तो डेल जी अपॉन डेल पी करना है, टी को कांस्टेंट रखना है, डेल जी अपॉन डेल टी करना है और पी को कांस्टेंट रखना है, डेल जी अपॉन डेल पी करना है और टी को कांस्टेंट रखना है। दोनों में से किसी एक को एक बार कांस्टेंट रखना है, किसको कब रखते हो वो आपकी मर्जी है। मान देखना क्या क्या आते हैं इनके, पहले तो यहीं से देखते हैं, इससे तो इससे अगर देखें तो पी को, इसको टी को कांस्टेंट रखना है, टी को कांस्टेंट रखा तो ये टर्म यहाँ से
हट जाएगी, पी के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ v बचेगा। क्या बचेगा, v। फिर देखना टी को, इसको पी को कांस्टेंट रखना है तो ये टर्म हट जाएगी, टी के करना है तो माइनस का s बचता है। ठीक है, उस तरीके से जिससे मैंने पहले बताया था आपको, देखो g इक्वल वी पी माइनस का एस टी, g इक्वल वी पी माइनस का एस टी, ऐसी समीकरण आपके पास में थी जिससे का अवकलन करने पर आपको ये समीकरण प्राप्त हुई है। और इसमें भी ये और ये क्या रखे गए हैं, नियत रखे गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब विभव अपने बनाए थे शुरुआत में, जब अपने बात की तो अपने बोला था किसी दो को अपने नियत लेना है और दो को क्या करना है, दो को स्वतंत्र और दो को परतंत्र लेना है। यहाँ देखिए P को, जैसे पहले वाले में T को कांस्टेंट रखना है, इस T को तो कांस्टेंट रख दिया, S पहले से ही कांस्टेंट है, आंशिक अवकलन में ये मान 0, और P के सापेक्ष करना है तो P का 1 होता है तो क्या बचा, V बचा, जो सामने लिखा गया है। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन में P को कांस्टेंट रखना है, P को कांस्टेंट रखा, V पहले से ही कांस्टेंट है तो ये यहाँ से हट जाएगा। आपके पास में सिर्फ क्या है, S और T है, तो T के सापेक्ष कर दो और माइनस S यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या करना है, इसे सोल्व करना है। देखिए आगे, अब अपने G जो है, G क्या है, एक यथातथ अवकल है जिसे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हो आप लोग, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं यथातथ को इंग्लिश में, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशंस। ठीक है, तो G क्या है, एक यथातथ अवकल है। अपने दो तरीके के अवकलन इसमें आ रहे हैं, एक तो यथातथ, एक अपने संपूर्ण अवकलन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो अपने आप लोग देखो, उससे पहले आप लोग संपूर्ण अवकलन के बारे में जरूर पढ़ लेना। ठीक है, संपूर्ण अवकलन जो अवकलन की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, जहाँ आप लोगों ने संपूर्ण अवकलन में 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ी है, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है संपूर्ण अवकलन की, तीसरी या चौथी कोई प्रॉपर्टी है, उसे देखना, आंशिक अवकलन की बुक में मिलेगा, मैथ की बुक में। तो अपने यथातथ, अगर G यथातथ अवकल है तो G का आप लोगों की मर्जी है, पहले आप पी के करो या आप लोग टी के करो, यानी पहले आप लोग पी के करो या आप लोग टी के करो, यथातथ अवकलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप लोग पहले पी के करो या पहले टी के सापेक्ष करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अवकलन किस प्रकार का है, यथातथ अवकलन है। देखिए आपने लिखा डेल बटा डेल टी और डेल जी बटा डेल पी, ये रहा डेल जी बटा डेल पी, इसका मान कितना है v, और आपने लिखा डेल बटा डेल पी, डेल जी अपॉन डेल टी, इसका मान कितना है माइनस का s। आपने लिख दिया इसे डेल वी बटा डेल टी और बराबर माइनस का डेल एस बटा डेल पी। देखिए यहाँ p कांस्टेंट है और यहाँ जो है वो t कांस्टेंट है। इस बात का भी ध्यान रखना, अवकलन करने के बाद में जब आंशिक अवकलन आपका बचता है तो नीचे जो आ रहा है उसके बाद में जो भी फलन बचे उसे यहाँ लिख देना, वो क्या होगा, वहाँ पर नियत होगा। जैसे यहाँ डेल वी अपॉन डेल टी आ रहा था पर अपने बाहर किसे लिख दिया, p को, इसका मतलब यहाँ p कांस्टेंट है, यहाँ अपने डेल एस बटा डेल पी लिखा और उसके बाहर किसे लिख दिया, अपने t को लिख दिया, डेल वी अपॉन डेल टी और p, और वहाँ माइनस का डेल एस बटा डेल पी और t लिख दिया है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, नियत है। तो ये अपने पास में जो समीकरण आती है ये मैक्सवेल की चौथी समीकरण आती है। ध्यान रखना, बुक में अगर आपको ये समीकरण आगे पीछे मिल जाए तो जो मैंने सामने लिखी है वो समीकरण बिल्कुल सही है। ठीक है, बुक में कुछ एक जगह कांस्टेंट वगैरह आगे पीछे कर दिए तो उन्हें छोड़ना, आप लोग खुद करके देखना, जो कांस्टेंट आ रहा है वही बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण आ रही है इसे बोला जाता है चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण, चतुर्थ मैक्सवेल संबंध या समीकरण, या आपने इसे चतुर्थ ऊष्मागतिक संबंध कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास में टॉपिक था जिसके अंदर अपने क्या किया है, मैक्सवेल की चारों समीकरणों को यानी चारों ऊष्मागतिक संबंधों को अपने व्युत्पन्न किया है। तो आपके पास में 4 तो फलन आ चुके हैं, उन चारों फलनों को याद रखना है आप लोगों को। इसके साथ साथ चारों जो मैक्सवेल समीकरणें आई है उन चारों मैक्सवेल समीकरणों को भी याद रखना है, क्योंकि ये मैक्सवेल समीकरण ही आपको चैप्टर में आगे के टॉपिक करवाने में सहायता करी। अब इन्हीं मैक्सवेल समीकरणों को अपने गणितीय रूप से क्या करेंगे, फिर से सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं मैक्सवेल के समीकरणों को अपने फिर से सोल्व करेंगे। तो एक बार इन्हें देख लेना, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्हें।